انہی الفاظ کے ساتھ اب میں محترم قائد جناب محمد نواز شریف صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے خطاب کریں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ مہربانی کر کے جناب راجہ غفر الحق صاحب، محترم حسن اقبال صاحب، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، معزز اراکین CWC، السلام علیکم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو سامنے دیکھ کر، بڑے عرصے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں، اور کیا کیا وقت نہیں دیکھے ان 2.5 سالوں میں، کیا کیا مرحلے نہیں آئے، تو اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر مجھے آپ سے ملایا ہے، اور میں آپ کو اپنی آنکھوں سے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس لحاظ سے تو میں بہت خوش ہوں، لیکن کہتے ہیں نا کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، تو جب چاروں طرف ملک کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو دل بڑا غمگین ہوتا ہے، دکھ اور تکلیفیں محسوس کرتا ہوں۔ ہم کیا تھے، کہاں جا رہے تھے، اور آج کہاں ہیں، اور کدھر جا رہے ہیں۔ ایک زمین آسمان کا فرق دیکھتا ہوں میں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آنن فانن ایسا کیوں کر ہو گیا۔ کتنے خوشحال تھے لوگ 2018 تک، ہماری حکومت 2013 سے لے کے 2018 تک رہی ہے، اور میں آپ کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور آپ کی سپورٹ سے، میں 2013 سے لے کے 2017 تک میں وزیر اعظم رہا، اور بھرپور طریقے سے میں نے اور میری ٹیم نے، جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے، مثلا شہباز شریف صاحب جو اس وقت جیل میں ہے، ناکردہ گناہوں کی سزا میں جیل میں ہے، یعنی محنت کر کے، خدمت کر کے پاکستان کا نقشہ بدل رہے تھے۔ بھئی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کی بات ہے، کوئی میں زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا، یہ لفاظی نہیں ہے، آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے ہمارے کاموں کا اور ہماری حکومت کا، ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے کارنامے کیے ہیں ملک میں، ہم نے تو ہر سیکٹر میں کیے ہیں۔ یہ اللہ کا
खास करम है, और मुझे भी कई दफा समझ नहीं आती कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में भाई, 3-4 सालों में इतने मंसूबे अल्लाह ने हमसे लगवा दिए कि बिजली भी आ गई, दहशतगर्दी भी खत्म हो गई, इकोनॉमी भी आसमान की तरफ जाना शुरू हो गई, गुर्बत का खात्मा हो रहा था, सुई गैस भी आ गई, यानी गैस भी आ गई, और रोजगार भी लोगों को मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान G20 में शामिल होने का मंसूबा बना रहा था। G20 आपको मालूम है ना, दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों में पाकिस्तान ने शामिल होना था। एशियन टाइगर तो हम बन ही चुके थे और उस तरफ बढ़ रहे थे। पूरे एशिया में अल्लाह के फजल करम से साउथ एशिया में साउथ एशिया की बात कर रहा हूं कि साउथ एशिया में हम एक यानी कि टाइगर की हैसियत अख्तियार कर ली थी, और फिर उस तरफ हम बढ़ रहे थे और दुनिया एक्नॉलेज कर रही थी, दुनिया भर पाकिस्तान की तरक्की की तारीफ कर रही थी। मैं ये अपने मुंह से अल्फाज नहीं कह रहा, आप लोग विटनेस हैं, पूरी कौम विटनेस है। और फिर दिनों में, हफ्तों में, सालों में नहीं, जैसे ये PRT पेशावर का मंसूबा जो पिछले 6 साल से अभी तक परवान नहीं चढ़ सका, और आज भी कहीं आग लग जाती है, बसें जल जाती हैं, छतें टूट जाती हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, लिफ्टों को नुकसान हो जाता है, और कितना पैसा खर्चा है हमारे 3 मंसूबों पर, जो BRT के मंसूबे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान, सबको मिला लें, इन तीनों से ज्यादा पेशावर पे खर्चा है। मेरा ये अंदाजा है, शायद को 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है तो हो जाए। इन तीनों मंसूबों से मेरे ख्याल में ज्यादा रकम सिर्फ पेशावर के मंसूबे पे लगी है, और आज तक वो चल नहीं सका। हमने अपने मंसूबे 1-1 साल में, 1.5 साल में शुरू भी कर दिए, चला दिए। बिजली के कारखाने हमने 1.5 साल में मुकम्मल किए। ये स्पीड कभी पाकिस्तान की तरक्की की आपने देखी है पहले? कभी नहीं देखी होगी। मेरा दावा है कभी ये स्पीड आपने नहीं देखी होगी कि इतने बड़े बड़े बिजली के कारखाने अल्लाह के फजलो करम से 1.5 साल में, 2 साल में मुकम्मल हो रहे हैं। भाई ये जिन है जो बना रहे हैं, हम लोग बना रहे थे अल्लाह के फजलो करम से। कौम की दुआएं हमारे साथ थी, और हर सेक्टर में अल्लाह के फजलो करम से इसी तरह से काम हो रहा था। जाके देखें मंसूबे, जो गैस के मंसूबे जो बन रहे थे हमारे, और जो गैस यानी कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो जो हमने वो लगाए वहां पे उनके मंसूबे, वो अपनी मिसाल आप रखते हैं। पाकिस्तान में गैस भी आ गई, बिजली भी आ गई, दहशतगर्दी भी खत्म हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल पड़ी। 5.8% ग्रोथ रेट था हमारा, 5.8%, और आज कितना है जरा आप बताएं कितना है? आज माइनस है, माइनस सुना है 1.4 पे होने वाला है। अभी तो ये -0.4 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये -1.4 पे जाएगा। ये जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। हमारे जमाने में, वो पहले वाला लगा जो लोगों को मैं देख रहा था, हमारे जमाने में रुपया 100 रुपए, $1 100 रुपए के लगभग था। वो तो हमारे आने से पहले डॉलर जरा बढ़ गया था। अगर हम बरवक्त और जरा बरवक्त आ जाते, शायद ये 100 रुपए पे ना पहुंचता, हम और उसको कम कर देते। हमने किया भी था उसको कम। यहां पे डार साहब भी बैठे हुए हैं, ये इस वक्त इजलास अटेंड कर रहे हैं।
पूछे इनसे, रोज हमारी रुपए पे बात होती थी कि रुपया नहीं गिरना चाहिए। हमारी बहुत सारी मजबूरियां भी थी, मुश्किलात भी थी, लेकिन हमने रुपए को काबू में रखा। 4 साल काबू में रखा। रुपए से मुझे याद आता है कि जब मैंने कहा कि 4 साल काबू में रखा, हमने अजनास की, जरी अजनास की, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों को भी 5 साल हमने कंट्रोल में रखा, बढ़ने नहीं दिया। जब हमारे थे 50 रुपए चीनी का रेट था फी किलो, हम 50 पे ही छोड़ के गए। पूछें इस सिलेक्टेड वजीर आजम को, इसने पिछले 2 सालों में 50 से 100 रुपया चीनी क्यों कर दी? कोई पूछो, आप नहीं बता सकते इस सवाल का जवाब, तो गरीबों से पूछो जिनके चूल्हे बंद हो गए। उन गरीबों से पूछो जो आज आटा नहीं खरीद सकते, जिनके घर के अंदर फाका कुशी हो रही है, फाका कशी हो रही है, जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, कि या वो रोटी खाएंगे या वो फिर स्कूल जाएंगे, या वो रोटी खाएंगे या बिजली का बिल देंगे जो बम्पर बन के उनके सरों पर गिरता है, या वो सुई गैस का बिल देंगे। वो रोटी खाएंगे या अपने इलाज मुआवजे के लिए वो दवाइयां खरीदेंगे जो आज उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। ये किसी ने इसका अंदाजा लगाया है? कभी सोचा है आपने कि उनकी जिंदगी कितनी अजेरन हो चुकी है और वो किस तरह से दिन रात गुजारते हैं इस मुल्क के अंदर जो हमने खुदा के नाम पे हमने हासिल किया था। ये रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना ऐसी होती है? इतने इतने बड़े बड़े दावे भाई, डर लगता है इंसान को जब वो इतनी बड़े बड़े टॉल क्लेम्स करता है कि हम रियासत मदीना बना देंगे, और हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल लोग सुकून से सो नहीं सकते। जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, आज आपने फिर देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि आज एक पाकिस्तान की बेटी के साथ मुल्तान में क्या सलूक किया गया है। चंद दिन पहले ये मोटरवे पे क्या सलूक किया गया था, और फिर ये मुजरिम दंदनाते फिरते हैं। मजाल थी इन मुजरिमों की कि हमारे जमाने में कुछ सर भी उठा जाए, मजाल थी इन क्रिमिनल्स की कि ये कोई दंदनाते फिरे। अल्लाह के फजलो करम से हमने हर चीज को कंट्रोल रख किया था, अवाम की दिलो जान के साथ खिदमत कर रहे थे। और मैंने आपको बताया है, यह बंद करें इसको, और मैंने आपको बताया है कि अल्लाह के फजलो करम से हमने इतने बड़े बड़े मसले हल किए। भाई ये सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, इक्तिसादी फील्ड में नहीं, आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने दिफाई सेक्टर में भी, दिफाई फ्रंट पर भी हमने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। तो है जो इस बात से इनकार कर सकता हूं, आजकल तो आपको यहां पर 4 मुल्क नहीं मिलते जो आपको सपोर्ट करें अपने मसाइल के ऊपर। मैं नाम नहीं लेना चाहता, दुख होता है, तकलीफ होती है। एक रेजोल्यूशन को पास नहीं आप करवा सकते, और आप 51 मुल्कों में आपको कोई ऐसे इतने मुल्क भी नहीं मिलते कि आप उसको टेबल कर सकें। क्या बातें करते हैं आप? बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का, बेड़ा गर्क कर दिया आपने कश्मीर का आपने। और सिर्फ मैं कश्मीर का सफीर, मैं कश्मीर का एम्बेसडर। कहां गई तुम्हारी सफारत? कहां गई तुम्हारी एम्बेसडरी? कौन से दावे तुम करते थे? आपने तो मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया हर सेक्टर में, हर फील्ड में। आज मुझसे पूछो, मैं भी तंग हूं, ये जो सामने बैठे हुए हैं ये सब तंग हैं। गरीबों की झोंपड़ियों में जाओ, उनकी झुग्गियों में जाओ, वो भी तंग हैं, वो भी पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछो जाके उनके क्या जज्बात हैं, उनके बच्चों से पूछो जाके क्या उनको तन ढांपने के लिए कपड़े मिलते हैं? तन ढांपने के लिए क्या कपड़े मुयस्सर हैं?
पूछो जरा उनसे, ईद आती है, ईद पे बच्चे रोते हैं कि अब्बू हमें नया जूता ले दे, नए जूते के लिए पैसे नहीं है लेके देने के लिए बच्चों को, नए कपड़े लेके देने के लिए पैसे नहीं है बच्चों को। ईद पे भी उनको यही फिक्र होती है कि हम खाना कहां से खाएंगे। ईद वाले दिन भी ये फिक्र उनको नहीं छोड़ता। और आप कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। कहां है वो 1 करोड़ नौकरियां? कहां वो बुलंद बांग दावे? आप 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, 1.5 करोड़ बंदा आज बेरोजगार हो चुका है परवाह आपको उनकी? क्या सोचते हैं आप? कहां हैं आप? और आपको लाने वाले कहां हैं? किधर है वो? जवाब दें, इस कौम को लाने वाले भी जवाब दें। भाई मैंने तो चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा भाई इस इमरान खान से हमारा मुकाबला नहीं है, इसको हम कोई अहमियत नहीं देते। ये तो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है, लाके बिठा दिया आपने, इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया आपने, हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया है। ये सौगात जो लेकर आए हैं वो बताएं हमें, ये सौगात किस खुशी में आपने इस कौम पे मुसल्लत की है, वो बताएं हमें कि उन्होंने ये सब काम क्यों किया है, क्यों इलेक्शन चोरी किया, क्यों पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया। ये बातें एक न एक दिन मंजूर पे आनी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना जो है वो इस मामले में मैं अपने जो है वो जज्बात को उन पे कंट्रोल मेरा जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मैं अब खामोश नहीं रह सकता, मैं चुप नहीं रह सकता। और मुझे कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि मैं चुप नहीं होऊंगा। और मैं ये सबसे पहले नारा लगा रहे हैं आप, नारा आप लगाए बिल्कुल बड़े शौक से, लेकिन मेरा नारा लगाने से पहले क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, और जवाब मुझे देना पूरे खुलूस के साथ और दयानतदारी के साथ। मुझे ऐसा नहीं जवाब चाहिए जो सिर्फ जुबान से आए और दिल उसका साथ ना दे। अगर दिल साथ देता है तो फिर मुझे जवाब दो, दिल साथ नहीं देता तो चुप रहो, जवाब भी देने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मांगता आपसे जवाब, पाकिस्तानी कौम उसका जवाब जानती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप अपने दिमाग से पूछें, दिल से पूछें। पहले दिल से पूछें, बाद में दिमाग से पूछ लेना। क्या आपको, मुझे और हम सबको तारीख के दुरुस्त सिमत पर खड़े होते हुए नजर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मुझे जरा बिल्कुल दिल से पूछ के हाथ खड़ा करके बताओ, हमें तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े होता हुआ नजर आना चाहिए या नहीं? जो समझ से आना चाहिए हाथ खड़ा करो। बस खड़े होने की जरूरत नहीं है, हाथ खड़ा कर दिया काफी है। आपका बहुत शुक्रिया। तो भाई मैं, अगर आप दिल से समझते हैं तो फिर जो मैं बातें कर रहा हूं, जो मैं अलम बुलंद कर रहा हूं, मेरा साथ दोगे? इस सवाल का जवाब भी दिल से पूछ के बताओ, मेरा साथ दोगे? अगर आप दिल से साथ दोगे तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं, इंशाअल्लाह
I will never let you down. मैं कभी आपके साथ नहीं छोड़ूंगा। और आप इंशाल्लाह मुझे स्टेडफास्ट पाएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे अपनी नजरिए पे हमेशा मुझे कायम और दायम पाएंगे इंशाल्लाह। मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। आज मैं अगर मैदान में निकला हूं अपने मुल्क को बचाने के लिए, तो मैं बिल्कुल अपनी और ये मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को ये किरदार आज अदा करना होगा। हर पाकिस्तानी को, सबसे पहले तो आपको, क्योंकि आप पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आप पाकिस्तान के कौमी असेंबली के मेंबर हैं। आपके पास उनकी वोटों की, उनके कॉन्फिडेंस की, उनकी अमानत की आपके पास है उनकी अमानत। और सबसे पहले तो यह फिर आप कौम से भी वादा ले सकते हैं। आपसे पहले मुझे वादा करना था, मैंने कर दिया आपसे वादा, और आज आप वादा करेंगे, कल को कौम इंशाल्लाह हमारे साथ वादा करेगी। फिर देखना किस तरह से कौम आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी। मेरा पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की ताईद भी हमारे साथ होगी। तो आपने इस मामले में बड़ा क्लियर हेडेडली मेरे साथ चलना है, मैंने आपके साथ चलना है। और यकीन करें कि पाकिस्तान के अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आज आपके साथ चलना चाहते हैं। वो अपने इस तमाम मुसीबतों से नजात चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप इतना लेट हो गए हैं उनका साथ देने में। अब आपको मजीद ताखीर जो है उसके आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपको बगैर ताखीर के अपना काम और अपना फर्ज अदा करना होगा। आज मैंने बताया कि किस तरह से लोग बेचारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे कोई साहब, मैं रिपीट कर देता हूं, मुझे एक साहब मिले यहां लंदन में, पाकिस्तान से आए हुए थे। उनकी कोई अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जानता हूं, ऐसे मुलाजमीन को जानता हूं, सरकारी मुलाजमीन है, दयानतदार हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, स्कूल भिजवाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, आंसुओं से जब बिजली का बिल आता है तो उनके आंसू निकलते हैं, और उसके बाद वो समझ नहीं आती कि किधर जाएं और रोते हैं। उसके बाद बिजली का बिल जब दे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बच्चों को पढ़वाएं, रोटी खाएं। वो कहते हैं दोनों। साबिक वजीर आजम खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि अवाम आज परेशान है और अवाम नून लीग को याद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बेगुनाह हैं और उन्हें जेल में डाला गया है। इसके बाद फिर अगर वो रोटी खाते हैं तो उनके पास सालन के पैसे नहीं होते, वो पानी से रोटी गीली करके भी कई दफा उनको खानी पड़ती है, पानी से। ये तो उन लोगों का वो हाल बता रहे थे जिनके पास छोटा मोटा रोजगार है, जो बेचारे अभी भी तनख्वाह लेते हैं, घर का किराया भी देना पड़ता है, और फिर बच्चों के लिए दूध का इंतजाम भी करना पड़ता है। तो रोटी पानी के साथ खाते हैं, पानी के साथ कई दिन। सालन मुयसर नहीं है, गोश्त तो दूर की बात है, मुर्गी तो दूर की बात है, पुलाव तो शायद पता नहीं साल में एक मरतबा भी खाना नसीब होता है कि नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, और मुझे समझ में आती है। आज 30,000 रुपया जरा सामने रखें, इन सब की जरूरियात को सामने रखें टेबल पे, 30,000 रुपया इस तरफ रख दें, ये सब मसाइल इस तरफ रख दें, एक एक को बताएं कि इतना इतना पैसा इन तमाम चीजों को दरकार है, और उसके बाद देख लें कि जब आधी चीजों में पहुंचेंगे 30,000 रुपया खत्म हो चुका होगा, और बाकी आधी चीजों के लिए क्या करेंगे? भीख मांगेंगे किसी से जाकर?
उधार मांगेंगे किसी से जाकर, चोरी करेंगे, डालेंगे, ऐसे तो उन्होंने क्या जाके वहां पे बात की मोहम्मद मुशीर, उनका क्या काम था वहां जाने का। और उसके बाद फिर जो दूसरी अदालत जो है अरशद मलिक की, क्या कह गए अरशद मलिक साहब, आप बताएं, उनको फारिग कर दिया, वो तो चले गए घर। फैसला अभी तक मौजूद है, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, फैसला वो डिसमिस हो गए, फैसला डिसमिस नहीं हुआ। ये है इंसाफ। और इस इंसाफ की आपने परसों जो है ना एक और झलक देखी है, जब शहबाज शरीफ साहब को पकड़ के सीधा जेल में ले गए। अभी तक उनको सुनना भी गवारा नहीं किया कि वो क्या कहते हैं अपने डिफेंस में, अपनी दिफा में, अपने हक में वो क्या बात करते हैं, वो भी सुनना गवारा नहीं किया। और दूसरी तरफ भी आपको मालूम है ना, जनरल बाजवा जो आसिम बाजवा करोड़ों के एसेट्स और असासे अमेरिका में बनाए पिछले 15-20 सालों में जी, अरबों के असासे बनाए हैं वहां पे अमेरिका में। और बच्चे जनाब कहते हैं वो उनकी अलग दास्तान है। और उसके बाद जब सारी बात खुल के आती है तो पता नहीं वो भी बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, इस्तीफा देने जाते हैं। इमरान साहब कहते हैं कि नहीं, आप तो बहुत ईमानदार हैं, आपने तो कहां कोई गड़बड़ की होगी, हम सब आपके विटनेस हैं भाई, हम सब आपके गवाह हैं, आपने तो कोई गड़बड़ नहीं की, ये लें वापस लें, अपना इस्तीफा ले जाएं। ये म्यार है यहां पर ईमानदारी का और बेईमानी का पाकिस्तान के अंदर। ये सब लोग जो है, ये जो जद्दी पुश्ती जो यहाँ पे जो अपने लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने अच्छे वज़राए दे रखे हैं, वो सब के सब बेईमान है, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है ना वो पार्लियामेंट से है, वो सियासी पार्टी से है। और ये लोग, ये जो अपना जिन्होंने असासे अरबों के वहां घर बनाए हैं, ये बनाने के बावजूद ईमानदार है। यार ये मेयार तो नहीं चलेगा यहाँ पर। और फिर आप ये तवक्को करें कि ये मेयार ये हो और फिर नवाज शरीफ खामोश रहे। नवाज शरीफ उस मिट्टी का नहीं बना हुआ कि जो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर खामोश रहे। मैं नहीं रहूंगा खामोश, और कोई मुझे खामोश कराने की कोशिश भी ना करे, कोई ना करे। और मैं आपसे, यानी इतने बेशुमार लोग मुल्क से बाहर अपनी नौकरियां खो चुके हैं, पाकिस्तान में नौकरियां खो चुके हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि क्या किसी ने उनकी जाके मिजाज पुरसी की है, किसी ने उनकी खबर दी है, पूछा है कि आप किस हाल में हैं, आप जिंदा भी हैं या नहीं। तो भाई उन्होंने ये सब, मैंने आपको भी रोजगार की बातें बताई, पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात की बातें बताई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन सब मुश्किलात की जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान पर तो आयद होती है। लेकिन भाई मैं बार बार कहता हूं, आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं बहुत सारे, और आप इस बात पे आ जाए अब आप भी, कि इसके असल जिम्मेदार जो है वो लोग हैं जो इमरान खान, उनको इस सब चीजों का हिसाब उनको देना होगा। अगर कोई गरीब भूख से मरता है, लाने वाले बताएं कि कैसे हुआ। अगर किसी की इज्जत लुटती है किसी अपना मोटरवे के नीचे या मुल्तान में, ये बताएं हमें लाने वाले। इसका अगर आप जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? एक स्टूज है आपका, जो आपने
वजीर आजम बनाकर यहाँ पे बैठाया हुआ है, तो आप हैं लाने वाले। असल लोग जिन्होंने इलेक्शन जीता तो उनको हरवाने वाले आप हैं। आप इसका जवाब दें। आप बताएं, लोगों को रोटी नहीं मिलती, आटा महंगा हो गया है, आप जिम्मेदार हैं। चीनी महंगी होगी, आप जिम्मेदार हैं। बिजली के बिल बम बन के सरों पे गिरते हैं, आप जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल के आप जिम्मेदार हैं। मैशत तबाह बर्बाद हो गई, आप जिम्मेदार हैं। रुपया गिर रहा है, आप जिम्मेदार हैं। हम $100 छोड़ के गए थे, आज 170 का डॉलर हो गया है, आप जिम्मेदार हैं। साउथ एशिया में सबसे पसमानदा मुल्क इस वक्त पाकिस्तान है। हम सब ऐसे पूछ लेते हैं इमरान खान जिम्मेदार है, कई डरते हैं, नहीं बात करते, या डरते थे नहीं करते थे बात। अब नहीं भाई, अब नहीं, अब आप जिम्मेदार हैं। ये डॉलर जो इतना महंगा हो गया है, रुपया मिट्टी में मिल गया है, आप जिम्मेदार हैं। आपका ये बंदा जिसको आप लेके आए हैं, जो सौगात आपने हमें दी है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया, इलेक्शनों में धांधली की, और मुस्लिम लीग जैसे कि मैंने पहले का इलेक्शन जीत चुकी थी, आरटीएस के जरिए से हरवाया गया, और फिर उसको अपना लाके बैठा दिया, जो सरे तस्लीम खम करता है हर बात पे, कुर्सी में बैठा दिया है। और इसलिए तो आज ये मुल्क का हाल हुआ है। यही वजह है आज पाकिस्तान की रुसवाई की, यही वजह आज पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की और मईशत की तबाही की। इसलिए तो रोज बरोज गुर्बत बढ़ रही है, इसलिए तो रोज बरोज बर्बादी बढ़ रही है, और इसलिए तो हम अक़वाम आलम में रोज बरोज रुसवा हो रहे हैं, और पहले से ज्यादा रुसवा हो रहे हैं। आज कोई हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, कोई मुल्क भी नहीं। मैं पहले बता चुका हूं कि रेजोल्यूशन पास कराने के लिए भी हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। और फिर उसके बाद आप एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ओआईसी को छोड़कर। किस तरफ आप मुल्क को लेके जा रहे हैं? ये कौन इसको मुल्क को आगे कल को ठीक करेगा? कौन है जो दोबारा इस मुल्क को ट्रैक पे लाएगा? भाई ये तो सिलसिला इलेक्शन से पहले शुरू हो चुका था, ये तो इलेक्शनों के बाद की बातें मैं कर रहा हूं ना, लेकिन सिलसिला इलेक्शन से पहले शुरू हो गया था, जब आपने नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से फारग करवा दिया, सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर। बेटे से, किसी और से नहीं, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, नवाज शरीफ साहब डिसमिस्ड। और फिर वजारत उज़्मा से निकालने के बाद आपने उसके खिलाफ रेफरेंस बनवाए, उसको सजाएं दिलवाई इन्हीं अदालतों से जिनका मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया है। कहीं से वो कर्नल निकलता है और कहीं से जो है वो एक जनरल निकलता है कि अगर आपने नवाज शरीफ को जो है वो बाहर निकाला या आपने अपना मरियम नवाज को बेल दी, हमारी 2 साल की मेहनत जाये हो जाएगी। ये है वो 2 साल की मेहनत जो जाये होने का खदशा था उनको। यही है वो 2 साल की मेहनत थी ना, कि आईएसआई के जनरल फैज अमीर उनको मिलने गए कि आपने नवाज शरीफ को जमानत नहीं देनी, ना उसकी बेटी को। और जब वो नहीं माने तो उनके चीफ जस्टिस के पास चले गए और उन पर दबाव डाला। और फिर मरियम और नवाज शरीफ के जो बेंच है उसमें शौकत सदीकी को मत रखा जाए। फिर आप कहते हो हम सियासत में इंटरफेयर नहीं करते, हम मुदाखलत नहीं करते, हम दूसरे इदारों में मुदाखलत नहीं करते। फिर ये इसको क्या कहते हैं? इसको मुदाखलत की जगह कोई और नाम देंगे। और जनरल साहब कौन है?
जनरल फैज हमीद ISI के डायरेक्टर जनरल हैं, और किन की इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं वो आज खुद करते हैं या किसी से इंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स लेते हैं? और फिर जब वो, मैं चले मानता हूं कि उन्होंने अपने आप किया होगा, तो फिर मौलाना गफूर हैदरी साहब ने जो ये बात कही है कि हमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, कि हमें नवाज शरीफ को सॉर्ट आउट कर लेने दो और जो हम कर रहे हैं उसके खिलाफ आप उसमें दखल मत दें। धरना आप जो कर रहे हैं उसको नवाज शरीफ को सॉर्ट आउट करने में, वो आप हमें उसमें करने दें, उसमें दखल न दें। और ये इसका मतलब फिर ये कहां से बात चलती है, किधर से चलती है ये बात? ये सब भाई, अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये है वो जो 2 साल मेहनत होती रही है, जिसके बारे में फैज हमीद साहब कहते हैं कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर आपने नवाज शरीफ को और मरियम को बाहर आने दिया। फिर हम अगर ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, तो हमसे बड़ा फिर बेवकूफ कौन हो सकता है? इलेक्शन में धांधली फिर हुई, उसका नतीजा सामने आया, और आपने एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को बैठाया, इसलिए तो आज मुल्क का ये हाल हो गया है। इसलिए तो हम लोग भी अब तंग आमद बजंग आमद, हम तो अपने मुल्क के साथ ये खेल तमाशा मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा स्टेटमेंट आप लिख ले कहीं, हम भी खुददार लोग हैं, हमारा भी ज़मीर है। मैं भी सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव करता हूं। मैं कोई, अल्लाह माफ करे मुझे, मैं कोई मगरूर या मुतकब्बर आदमी नहीं हूं, लेकिन अपनी अना में मैं बिलीव करने वाला बंदा हूं। और आज आपको भी, जो आप सब बैठे हुए हैं, आप भी तय कर लें कि आपने अपने ज़मीर के खिलाफ कोई कभी सौदा नहीं करता। आप तय कर लें कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कुर्बान नहीं करता। आप बाज़मीर लोग हैं, बाज़मीर बन के दिखाएं। आप जब ज़मीर के मुताबिक चलेंगे तो आपकी कौम लाजमन इंशाल्लाह आपके पीछे चलेगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। तो हुजूर, ये जो सब कुछ जो है, ये सब कुछ एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, जिसके मुताबिक ये सारी चीजें जो ये हुई, JIT बनाई गई, जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बनी, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदा था, जिसमें ISI का नुमाइंदा था, और ये मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा हुआ। आप वजीर आजम की JIT आप बना रहे हैं, उसमें आप और लोग उनको रखा गया जो एक WhatsApp पे लोगों को चुना गया था, उसकी भी एक तारीख है। तो ये अब मैं समझता हूं कि जब आपको कुछ नहीं मिला तो आपने सिर्फ एक अकामे पे अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को निकाल दिया। कोई है बात समझ में आने वाली? कोई मुझे समझा दे, मैं समझना चाहता हूं। कोई मुझे समझा दे ताकि मैं समझ जाऊं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फिर जनाब मैं माजरत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो फिर हुजूर आपको समझने की जरूरत है, और आपको भी इस्लाह करने की जरूरत है। और फिर रेफरेंस बना दिए, सजाएं दिलवा दी, और फिर क्या हुआ? यानी बलोचिस्तान के अंदर मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, यहां हमारे चैनल साहब भी बैठे हुए हैं, कादर बलोच साहब भी बैठे हुए हैं, बलोचिस्तान से और भी लोग होंगे, उनके सामने, हमारी आंखों के सामने बलोचिस्तान की हुकूमत को गिरा दिया गया। और फिर वहां पर आसिम सलीम बाजवा साहब भी वहीं मौजूद थे, कोर कमांडर थे, और वहां पर हुकूमत को हमारी गिराकर तो बलोचिस्तान से नए मोहरे लाए गए। क्यों हुआ सारा? सिर्फ और सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस को सैबोटाज करने के लिए। ये इलेक्शन को सैबोटाज किया भाई, इलेक्शन को सैबोटाज करना कोई छोटा जुर्म नहीं है, कोई मामूली जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। इलेक्शन को सबवर्ट करना,
इलेक्शंस को मैनेज करना, धांधली करना, किसी को जितवाना, किसी को हरवाना, और ये सब बहुत बड़े बड़े जुराइम है ये, और इनका हिसाब तो भाई आपको देना पड़ेगा और हमें लेना पड़ेगा। और वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म किया और इन नए पोरों को जितवा के वोट को सरेआम बेइज्जत किया, सरेआम। और एक ऐसा गुमनाम आदमी सेनेट का चेयरमैन बना दिया जिसको कुछ जानता ही नहीं था, यानी किसी ने कभी को ना मिला, ना कभी किसी ने देखा। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े मुंतखब इदारे का आज वो चेयरमैन। ये डूब बनने का मुकाम नहीं है, ये हम सब के लिए एक डूब पड़ने का मकाम है। ये है वो चीजें जिसमें मैंने आपसे भी ये अहद लिया था कि क्या आप अपने जमीर की आवाज में लबैक कहोगे? क्या ये सब कुछ हम यूं ही जाने दें? क्या ये सब कुछ हम यूं ही बर्दाश्त करते चले जाएं? हमको भेड़ बकरियां हैं, हमको गाय भैंसे हैं कि जैसे आप हमें चलाओगे हम वैसे चलते रहेंगे, जैसे हमें हांकोगे हम हांके जाते रहेंगे? ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जानते हैं हमारी गवर्नमेंट अभी चल रही थी, अच्छी चल रही थी। इमरान खान और ये तारुल कादरी का गठजोड़ बना दिया गया, उनको कनाडा से और लंदन से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बिठा दिया गया। इमरान खान को बनाया गया और कहा कि आओ इस्लामाबाद में आओ, इकट्ठे हो गए नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ धरना जो है वो शुरू करो। उनको वहां धरने में ले आए। ये भी उस 2 साला प्रोग्राम का वो हिस्सा था। उसके बाद फिर जिसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है भाई, इन चीजों का खमियाजा ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं, आप सब भुगत रहे हैं। नैब को कुछ लोगों के एहसास तो नजर आते हैं और उनके नजर आते हैं जो उनको तो बहुत नजर आते हैं, वो एहसास तो बहुत ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के एहसास उनको नजर नहीं आते। और अभी जो हाल ही में जो मैं बार बार ये बात कहता हूं और कहता रहूंगा, इसमें कोई हार नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये मेरे मुल्क का मामला है। और जनरल आसिम बाजवा के और उनकी फैमिली के एहसासों पे उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। ये नैब का किरदार है भाई। आपने जनरल आसिम बाजवा को नोटिस भेजना तो भेजें, नहीं भेजना तो फिर कम से कम एक मेडल ही दे दे उसको, और तो मेडल उनको प्रेजेंट कर दें, कोई हलाले इस्तिकलाल दे दें, कोई तमगाए जुर्रत दे दें, कोई दे दें, किसी किस्म का मेडल आप उनको दे दें। आपने अपना जो है वो ये पेशावर मेट्रो का हाल मैंने अभी आपको बताया, मालम जब्बा आपको नजर नहीं आता, पेशावर मेट्रो आपको नजर नहीं आता। इस पे स्टे लिए हुए हैं, पेशावर मेट्रो पे स्टे लिया हुआ है कि जी आप इसमें इंक्वायरी ना हो। मैं जान सकता हूं ये स्टे लेने का मकसद क्या, एक ऐसा स्टे जो पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। ये अवाम, ये पैसा भाई इमरान खान का, ये लाने वालों का जाती पैसा नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई है। ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खून पसीने की कमाई है। ये इसका पूरा हिसाब किताब होगा। और ये सब नैब की नजरों से क्यों ओझल? कहां है वो बिलियन दरख्तों का मंसूबा? उसमें जो पैसा है वो किधर है? किसने कहा है मालूम जब्बा का पैसा इतना बड़ा स्कैंडल है? कौन इसका जवाब देगा? ये सब चीजें जो कौम इनका जवाब मांगती है,
اور یہ جواب آپ کو دینا ہوگا. میں کل بھی میں نے کہا ہے کہ میں اپنا دوسری میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون بتائے گا ہمیں فورن فنڈنگ کیس جو ہے، فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اتنے سالوں سے کیوں دبا ہوا ہے؟ کیوں نہیں وہ سامنے آتا؟ اور کیوں نہیں اپنا جو ہے وہ اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے آتا؟ کیوں اس کے خلاف بھی اسٹے آرڈر وغیرہ لیتے رہے اور دے رہے ہیں؟ اور کیونکہ اس میں سب گڑبڑ کرپشن ہے، پیسہ کھایا ہے، پیسہ بنایا ہے. اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو کون روک رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو اس کا سنایا جائے اور فیصلہ قوم کے سامنے لایا جائے. میں جاننا چاہتا ہوں علیمہ خان کو تو آج اور آپ نے کہاں سے جائیدادیں بنائی؟ علیمہ خان صاحبہ کو آپ کو بتانا چاہیے نیب کو کہ جی ہم نے علیمہ صاحبہ کو ابھی تک کیوں نہیں نوٹس بھیجا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ قوم جاننا چاہتی ہے، پوری اپوزیشن جاننا چاہتی ہے. پھر آپ نے تو زندگی میں عمران خان صاحب کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا، آپ نے تو کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا، کبھی آپ نے کوئی کمائی نہیں کی. یہ بنی گالہ کی ریاست کہاں سے بنی؟ اس کے لیے پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ آپ کو جوابات دینے ہوں گے. اگر آپ کو وہ ثاقب نثار صاحب چھوڑ گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ قوم بھی چھوڑ دے گی آپ کو. ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. اور یہ پیسے کہاں پہ آئے؟ زمان پارک کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا، اس کی کدھر سے آئے؟ ٹیکس تو آپ سنا ہے کہ مشکل سے 1,00,000 2 لاکھ روپے دیتے ہیں، تو کروڑوں روپے کس طرح سے آپ نے اپنے زمان پارک کے گھر پہ لگا دیے؟ کس طرح سے کروڑوں اربوں کی جائیداد بنی گالہ میں آپ نے بنا دی ہے کہ جب نے کہ میری بیوی نے مجھے فلاں پیسے بھیجے، میں نے ادھر سے ادھر بھیجے، اس نے ادھر سے ادھر بھیجے. یہ کیا چکر دے رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا. آپ ان سب چیزوں کے بعد ٹھہرے صادق اور امین، اور ہم جو 1937 سے ہمارے بڑے ماشاءاللہ پاکستان کے اندر خون پسینے کی کمائی کرتے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے رہے، ہم جو ہے وہ سب سے بڑے چور ٹھہرے. یہ نہیں چلے گا بھائی، اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، کوئی تسلیم نہیں کرے گا. میں یہ بالکل بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بھائی بہت اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ حق بات کرنی چاہیے. اور میں نے پاکستان کے افواج پاکستان کی الحمدللہ بڑی خدمت کی ہے، اور اگر اللہ دوبارہ موقع دے گا تو یہ خدمت کا جذبہ میرے سینے میں موجود ہے. میں خدمت کرتا رہوں گا اور آئندہ بھی انشاءاللہ کروں گا. ہماری پارٹی بھی بالکل اس جذبے سے سرشار ہے، خدمت کرے گی. میں اس نوجوان لیفٹیننٹ ناصر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو شہید ہوا ہے وزیرستان میں، جس کی والدہ نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا. میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں اس فوجی کو سلام پیش نہیں کرتا جو وزیر اعظم ہاؤس کے دیواروں کو پھلانگ کر، اس کے گیٹ کو پھلانگ کر اندر داخل ہو کے اپنے ملک کے وزیر اعظم کو گرفتار کر. میں اس کو سلام نہیں کرتا، ہرگز نہیں کروں. اور میں اس کو بھی سلام نہیں کرتا کہ ملکی دولت لوٹ کر امریکہ میں جا کے جائیدادیں بنائے. میں اس کو بھی سلام نہیں کرتا جو عوام کا مینڈیٹ چوری کرے. کبھی نہیں کروں گا. اور میرے دل میں ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. میرے دل میں ان لوگوں کے لیے عزت ہے جو حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں، جا کے 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں بارڈرز پہ، پاکستان کی رکھوالی کرتے ہیں، آئین کا احترام کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے قانون کا احترام کرتے ہیں. میری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے، میری دل کے گہرائیوں سے ان کے لیے سلوٹ ہے.
اپنی اوت کا احترام کرتے ہیں, اوت جو حلف لیتے ہیں فوج میں بھرتی ہوتے وقت, اس کا احترام کرتے ہیں. اور وہ اوت پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ اوت کہتی ہے, سن لیں ذرا, یہ 4 مہینے ہیں, جب مسلح افواج میں وہ بھرتی ہوتے ہیں یا کمیشن لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے, اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا. کیا میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا, اور یہ کہ میں مقتضیات قانون کے مطابق اور اس کے تحت پاکستان کی فوج بری, بحری یا فضائی میں پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا. جو اس کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں, جو آئین کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں, جو قانون کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں, لیکن جو اس کی نہیں کرتا, جو آئین توڑتا ہے, جو قانون توڑتا ہے, وہ آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے, کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملاؤں. بالکل مشرف کے ساتھ بھی میرا یہی میرا تنازع تھا, تنازع کیا, یہی اپنا میرا اختلاف تھا, اور آج بھی میرا یہی اختلاف ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے. یہ نہیں تسلیم کریں گے آپ. بھائی میں اپنی بات بہت لمبی کر چکا ہوں, آپ کو قوم دیکھ رہی ہے, قوم مجھے بھی دیکھ رہی ہے, ہماری باتیں سن رہی ہے, میری باتیں حرف بحرف قوم نے سنی ہیں. 10 تاریخ کو, پہلی 30 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی, 20 تاریخ کو اے پی سی کی, اس کی بھی قوم نے ساری گفتگو سنی, آج بھی سن رہی ہے, آپ بھی سن رہے ہیں. دیکھنا کہ جو حلف آج آپ نے مجھ سے لیا, میں نے آپ سے لیا ہے, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ پھر قوم نہ آپ کو نہ مجھے معاف کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے حامی ناصر ہو. میں ابھی آپ کے ساتھ ہی ہوں, کہیں نہیں جا رہا. انشاءاللہ میں آپ کی کارروائی سنوں گا اور دیکھوں گا. پاکستان, میرے ساتھ نعرہ لگائیں, پاکستان زندہ باد. کا کہنا تھا کہ میرا دل بہت دکھتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم نے بجلی گیس کا بحران ختم کیا تھا. 2018 تک پاکستان خوشحال تھا اور لوگ بھی خوشحال تھے. لوگوں کو روزگار مہیا کیا تھا. شہباز شریف کو بے گناہ جیل میں ڈالا گیا ہے. کل اور آج کے پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 1 کروڑ نوکریاں دے دی؟ آج 1.5 کروڑ عوام بے روزگار ہیں. میں چپ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی مجھے کوئی چپ کروائے. پاکستانی عوام نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ارشد ملک گھر چلے گئے لیکن ان کا سنایا ہوا فیصلہ ابھی تک معطل نہیں ہوا ہے. 2018 کے الیکشن کی بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور اسی کے نتیجے میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو لایا گیا جس نے ملک کو تباہ کر دیا. اپنے دور حکومت کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں پاکستان خوشحال تھا جبکہ اب ایشیا میں سب سے پسماندہ
मुल्क पाकिस्तान बन चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए सजा सुनाई गई कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खिताब कर रहे थे और उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया है। कल और आज के पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान ने दावे और वादे बहुत किए थे। इमरान खान ने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज मैं इमरान खान से सवाल करता हूं कि क्या अवाम को 1 करोड़ नौकरियां मिल गई हैं? आज के पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अवाम बेरोजगार हैं, जबकि हमने लोगों को रोजगार मुहैया किया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने मुल्क के लिए बहुत काम किया है और उसी की सजा ये हुकूमत दे रही है कि शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया है। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है और इसलिए मुल्क को बचाने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं और अब मैं चुप नहीं करूंगा और ना ही मुझे कोई चुप करवाए।